नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज इलेक्शन कमीशन ने 5 राज्यों में इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान किया। सबको पता था चुनाव होंगे, लेकिन ऐलान होते ही सियासी पारा चढ़ गया, चुनावी माहौल गर्म हो गया। आज इलेक्शन कमीशन ने सबसे बड़ी खबर यह दी कि पश्चिम बंगाल में 8 फेजेस में चुनाव होंगे। और जैसे ही यह ऐलान हुआ, ममता बनर्जी गुस्सा हो गई। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की नीयत पर सवाल उठा दिया। ममता ने कहा कि पश्चिम बंगाल के इलेक्शन की डेट्स बीजेपी को फायदा पहुंचाने के हिसाब से तय की गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने बंगाल में चुनाव को 8 चरणों में कराने का फैसला आखिर क्यों किया? इसके पीछे की वजह क्या है? इलेक्शन कमीशन के ऐलान से क्या बीजेपी को फायदा होगा? क्या बीजेपी खुश है? ममता इस पर इतनी ज्यादा नाराज क्यों है? क्या इलेक्शन को 8 फेज में कराने से ममता को नुकसान हो जाएगा? ये सारे सवाल हैं। असल में पिछले चुनाव में ममता का मुकाबला कांग्रेस और सीपीएम से था। इस बार ये दोनों मिलकर ममता के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो भी ममता को इनकी ज्यादा परवाह नहीं है। ममता जानती हैं उनका मुकाबला इस बार बीजेपी से है, नरेंद्र मोदी से है। इसलिए ममता बनर्जी ने आज इलेक्शन कमीशन के बहाने बीजेपी पर हमला किया। ममता को लगता है कि पश्चिम बंगाल में 8 फेज में चुनाव इसलिए कराए गए कि नरेंद्र मोदी को वहां प्रचार करने के लिए ज्यादा टाइम मिल सके। तो पहले तो समझते हैं कि बंगाल की इलेक्शन की तारीखें क्या है। यहां पहले राउंड की वोटिंग 27 मार्च को होगी और आखिरी राउंड के वोट 29 अप्रैल को डाले जाएंगे। यानी 33 दिन तक लगातार इलेक्शन चलेगा। शेड्यूल यह है कि पहले राउंड में 27 मार्च को 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण की वोटिंग 1 अप्रैल को होगी। इस दिन 30 सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे राउंड में 6 अप्रैल को 31 सीटों पर मतदान होगा। 10 अप्रैल को चौथे चरण में 44 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 5वें चरण में 17 अप्रैल को 45 सीटों पर चुनाव होंगे और 22 अप्रैल को छठे राउंड में 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 7वें राउंड में 36 सीटों पर 26 अप्रैल को वोट पड़ेंगे और 8वें राउंड में 29 अप्रैल को 35 सीटों पर वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बंगाल की ग्राउंड सिचुएशन को अच्छी तरह से एसेस करने के बाद ही 8 राउंड में चुनाव कराने का फैसला किया गया। इस बार पोलिंग बूथ की संख्या बढ़ाई गई है और इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती भी बढ़ाई गई है। लेकिन ममता बनर्जी इन बातों से सहमत नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद ममता ने बहुत ही गुस्से में बात की। इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का इल्जाम लगा दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने जैसा कहा इलेक्शन कमीशन ने वैसा ही शेड्यूल बना दिया, यह ठीक नहीं है। Whatever I came to know from BJP party sources, whatever BJP have decided, as per BJP requisition, even I am really sorry to say that they cannot trust even West Bengal, the district also. I am really sorry. My question would be to Election Commission. I welcome your decision. But tell me, why half of the district election every day? Why don't you do it? এগুলো কি নরেন্দ্র মোদী আর অমিত শাহর কথাই হয়েছে যে তারা ইলেকশনটা করতে যাতে কোন কোন কনস্টিটিউয়েন্সিতে যাবে? And whatever BJP have been decided, I have seen their list in the party office, and today I have seen the same list is been in the outside. I'm really sorry. I'm shocked. ममता बनर्जी गुस्से में और गुस्से का इजहार भी उन्होंने किया है। उनको आउट राउंड में वोटिंग कराने पर काफी एतराज है। लेकिन इसी तरह का एतराज ममता बनर्जी ने पिछले असेंबली इलेक्शन के दौरान भी जताया था। पिछले इलेक्शन में 6 राउंड में वोटिंग हुई थी। उस वक्त मुझे याद है ममता बनर्जी ने कहा था इलेक्शन कमीशन भेदभाव कर रहा है। लेकिन नतीजा क्या हुआ? ममता बनर्जी को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली। 294 में से 211 सीटों पर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। उस वक्त लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े थे। कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिली थी और बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें।
मजे की बात है कि एक तरफ ममता इलेक्शन कमीशन की फेयरनेस पर सवाल उठा रही हैं और दूसरी तरफ ये भी कह रही हैं कोई कुछ भी कर ले, बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा, सरकार तृणमूल कांग्रेस की ही बनेगी। उनका यह दावा भी सुनिए। तमिलनाडु इलेक्शन করে নিয়ে একদিনে, কেরালা ইলেকশন একদিনে করে নিয়ে, এখানে 23 দিনের ফুটবল গ্রাউন্ড, 23 দিনের খেলা খেলবেন? আমাদের যে আসে না, এই খেলাতেও আমরা বলছি আপনাদের হেরে ভূত করে দেব। খেলা হবে 8টা ফেজে, হারিয়ে ভূত করে দেব। তার কারণ আমরা গ্রাসরুটের লোক। উই দ্য কমন পিপল will fight out our battle, but I will request the election commission stop misuse of the money. BJP already sent the money on the district through all the agencies. 2, the Home Minister, tell him as a Home Minister he should work for the country, but as a Home Minister he cannot misuse his power for West Bengal election. Tell Prime Minister, we welcome him. As a Prime Minister, you use your power. But as a Prime Minister, you cannot use your BJP power to misuse your power for the state of West Bengal. ये बात तो माननी पड़ेगी कि ममता बनर्जी फाइटर हैं, वो आसानी से हार नहीं मानती, उन्हें हराना कोई आसान काम नहीं होगा। ये उनकी राजनीति में सफलता का राज भी है। इसीलिए बंगाल की जनता ने उन्हें 2-2 बार मौका दिया, लेकिन इस बार हालात पिछले बार के मुकाबले थोड़े अलग हैं और इसे समझने की जरूरत है। पिछले चुनाव में बीजेपी चौथे नंबर की पार्टी थी, सिर्फ 3 सीटें मिली थी, लेकिन 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने 18 सीटें जीती और ममता को चिंता में डाल दिया। लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 43.3% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 40.7% वोट मिले थे, यानी 43.3% और 40.7%। कोई ज्यादा फर्क नहीं था। अगर वोट देखें तो बीजेपी को पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में कुल 2,30,28,343 वोट मिले थे। 2,30,28,343, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 2,47,56,985 वोट मिले। मतलब ये कि बंगाल में बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को बराबर की टक्कर दे रही है। इसीलिए ममता बंगाल में बंगाली बनाम बाहरी को इशू बना रही हैं। बंगाल के लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के लोग बाहरी हैं, बाहरी लोग आएंगे तो बंगाल की संस्कृति को खत्म कर देंगे। और आज भी ममता ने यही कहा। उन्होंने लोगों से कहा कि बंगाल के लोग बाहरी लोगों को यहां कदम नहीं जमाने देंगे। বাংলার নিজের ঘরের মেয়ে মমতা ব্যানার্জি, আমি একটা কথা আপনাদের বলি, বাংলাটাকে কিন্তু আমি খুব ভালো চিনি। আমি গত 40 বছর ধরে আমার ছাত্র রাজনীতি থেকে আমি কিন্তু বাংলার বর্ডার টু বর্ডার চিনি, জেলা টু জেলা চিনি, অ্যাসেম্বলি টু অ্যাসেম্বলি চিনি। কাজে আপনারা যা করবেন আপনাদের সব চক্রান্ত আমরা ভেঙে দেবো। আপনাদের এর উত্তর বাংলাকে অসম্মান করার, আমি মনে করি বাংলার মানুষ দেবে। বহিরাগত গুন্ডারা বাংলা শাসন করবে না, বাংলার মানুষ বাংলা শাসন করবে। আর আমি ইলেকশন কমিশনের কাছে রিকোয়েস্ট করব, উইথ মাই হাম্বল রিগার্ড, প্লিজ কনসিডার ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ ইউর ওন স্টেট, ডোন্ট কনসিডার ইন দ্য আইস অফ বিজেপি। ममता बनर्जी इलेक्शन की तारीखों से इतनी नाराज क्यों हैं, यह भी समझने की जरूरत है। तृणमूल कांग्रेस के लिए ममता बनर्जी अकेली कैंपेनर हैं जिनकी बात का असर होता है। उन्हें 23 दिन तक दौड़ना पड़ेगा। बीजेपी की तरफ से अमित शाह और जेपी नड्डा लगातार कैंपेन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी 2 रैलियां ऑलरेडी कर चुके हैं। आज राजनाथ सिंह बंगाल में थे। योगी आदित्यनाथ भी कैंपेन करेंगे। कई और राज्यों के मुख्यमंत्री भी बीजेपी की तरफ से कैंपेन के लिए मैदान में उतरेंगे और ममता को इन सब का मुकाबला अकेले करना है। और दूसरी बात यह कि तृणमूल कांग्रेस में जो जो नेता ममता बनर्जी से नाराज हैं वो बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। इससे हवा यह बनी है कि टीएमसी हारने वाली है। कांग्रेस और सीपीएम काफी कमजोर हैं, तो सारे एंटी ममता वोट बीजेपी के साथ जा सकते हैं, यह कहा जा रहा है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा,
ममता बनर्जी आसानी से हार मानने वालों में नहीं है। उन्होंने बंगाल से कम्युनिस्टों को उखाड़ फेंका था। वो आज भी बड़ी चतुराई से बीजेपी के नेताओं को बाहरी बता रही हैं। वो कहती हैं कि बंगाल में बंगाली ही राज करेगा। वो अपने आप को बंगाल की बेटी बताती हैं। बंगाल की जनता के सेंटिमेंट को उभारने की कोशिश में है। और ममता इस बात को भी जानती है कि बीजेपी के पास बंगाल में मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए कोई चेहरा नहीं है। आज ममता बनर्जी ने एक और चाल चली। इलेक्शन की तारीखों का ऐलान होने से 1 घंटा पहले उन्होंने बंगाल में कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स की मजदूरी बढ़ाने का ऐलान कर दिया। ममता ने वेस्ट बंगाल अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी। इस स्कीम के तहत अनस्किल्ड लेबर को अब हर रोज 202 रुपए की मजदूरी मिलेगी। अब तक 144 रुपए की दिहाड़ी मिलती थी। सेमी स्किल्ड लेबर की मजदूरी 303 रुपए होगी, जो अब तक 172 रुपए थी। स्किल लेबर की एक नई कैटेगरी बनाई गई है, जिन्हें 404 रुपए की मजदूरी मिलेगी। ममता का यह फैसला बताता है कि वो चुनाव से पहले मजदूरों को लुभाने की कोशिश कर रही है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले आज ममता बनर्जी ने भगवान का आशीर्वाद भी लिया। ममता बनर्जी के घर पर विशेष पूजा हुई। यह पूजा ममता बनर्जी के कालीघाट वाले घर पर हुई। पूजा का आयोजन ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने किया था और वो भी इस पूजा के दौरान मौजूद थे। पूरा परिवार वहां पर था। विशेष पूजा के लिए पुरी के जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी को बुलाया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आज ममता ने कालीघाट वाले घर में पूरे परिवार के साथ पूजा क्यों की। असल में पिछले साल भर में बीजेपी ने बंगाल की जनता को यह समझाया है कि ममता बनर्जी को हिंदुओं की जरा भी परवाह नहीं है। बीजेपी बार बार कहती कि ममता बनर्जी को ना मां दुर्गा से मतलब है और ना ही बजरंगबली से। और यह बात भी ममता के साथ चिपक गई है कि वो जय श्री राम के नारे से चिढ़ती हैं। इसीलिए ममता को बार बार यह दिखाना पड़ रहा है कि वो भी कम हिंदू नहीं है। वो अपनी पब्लिक मीटिंग्स में मां दुर्गा के अलग अलग रूपों के बारे में बताती हैं, धारा प्रवाह दुर्गा स्तुति पढ़ती हैं, लेकिन हिंदू को लुभाने के चक्कर में, मंच से मंत्र पढ़ने के चक्कर में कई जगह मुसलमानों के मन में ममता को लेकर सवाल पैदा हो गए हैं। लेफ्ट फ्रंट और फुरफरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट के बीच सीटों का समझौता इसी का सबूत है। अब कोशिश इस बात की है कि कांग्रेस भी इस अलायंस का हिस्सा बन जाए। लेफ्ट और इंडियन सेकुलर फ्रंट के बीच 30 सीटों पर सहमति बनी है। अब्बास सिद्दीकी की कांग्रेस के साथ भी सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। मुस्लिम वोटर्स पर फुरफरा शरीफ के पीरजादा का असर माना जाता है। हमारी संवाददाता अर्चना सिंह के साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने कहा, वोट का बंटवारा न हो इसलिए अलायंस जरूरी था। इस बार मुसलमान मिलकर ममता के खिलाफ वोट करेंगे, क्योंकि बंगाल में ममता ही बीजेपी को लाई है और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि दीदी और मोदी एक ही है। 2001 में ममता बनर्जी आए हैं तो बोला ये काम कर देंगे, ऐसा काम कर देंगे, ऐसा काम कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम लोगों ने सोचा चलो गरीब का कुछ फायदा होगा, पिछड़ा आदमी के लिए काम होगा, तब ने हमने बोले जी इसको सपोर्ट कर दो। मगर ये 11 साल हो गए, 10 साल हो गया, 10 साल में हमने देख रहे हैं जो इसने तो काम नहीं किए, फिर भी बहुत बड़ा नुकसान किए है। जो नुकसान से आप हमको बीजेपी को रोकने के लिए हम लोगों को कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी को ममता ने बंगाल में लेके आए। बीजेपी मजबूत किसने बनाया? दूसरा बात, पंचायत वोटर के टाइम वाम कांग्रेस को नॉमिनेशन फाइल जमा करने नहीं दिया, बीजेपी को दिया, तो ममता ने नहीं रोका, बीजेपी दिया। इसी हिसाब से सब गठबंधन है। आनंदबाजार पत्रिका में है बीजेपी को फंड में लेके आएंगे, लड़ेंगे। मणिपुर में जब कांग्रेस जीत गए वहाँ बीजेपी हार गए, ममता ने बीजेपी को सपोर्ट किया, बीजेपी को सरकार बनाया। ये सब मिला हुआ है। रेल मंत्री ममता बनर्जी किसके पार्टी से थे? 1997 में अटल बिहारी वाजपेयी के हाथ पकड़ के वहाँ गठबंधन बीजेपी के साथ जोड़ किसने किए थे? ऐसा बहुत हिस्ट्री है जिससे मालूम पड़ता है दीदी मोदी सब एक ही है। 1 टका का इधर और उधर, दो सब एक ही मिलजुल के है। अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट का भले ही लेफ्ट के साथ अलायंस हो गया हो, लेकिन कांग्रेस के साथ अब्बास सिद्दीकी की बात आगे नहीं बढ़ पा रही। अभी तक वो कांग्रेस के नेताओं के साथ 2 बार मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन सीटों को लेकर
सहमति नहीं बन पाई है। इसकी दो कारण हैं। पहला ये कि पीरजादा कांग्रेस से 70 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, जो कांग्रेस बिल्कुल नहीं देना चाहती। और दूसरा कारण यह कि कांग्रेस चाहते कि असदुद्दीन ओवैसी भी किसी भी तरह से इस अलायंस का हिस्सा न बने। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक कांग्रेस आगे नहीं बढ़ेगी। कांग्रेस के साथ बात 2 मरतबा बैठे हुए थे, हमारा जो चेयरमैन है, कोई रिप्लाई अभी तक नहीं आया है। फिर भी हम 25 तारीख को कांग्रेस को फिर एक चिट्ठी किए हैं, आइए हम लोग एक साथ गठबंधन कर लेते हैं, जिस महाजोट से हम लोगों का फायदा होगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। क्यों फाइनल नहीं हो पा रहा? देखिए, मेरा मानना है गठबंधन तो पूरा पाव से सेट तक होना चाहिए, पूरा राज्यों में होना चाहिए। कोई एक जगह हो, वो जगह नहीं होगा, वो जगह हो, ये जगह नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा। नॉर्थ बंगाल में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उससे हमारा बात चल रहा है। हम चाह रहे हैं अगर उन लोगों का सख्त इच्छा है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर भी हम लोग चाह रहे हैं गठबंधन हो। क्या सबसे ज्यादा परेशानी कांग्रेस को AIMIM से है, उसके इस फ्रंट में आने से है? एक मरतबा फोन से बोले थे जसाद साहब को साथ में नहीं रहना चाहिए, फिर भी हम लोगों ने समझाए थे जो देखिए ऐसा होगा तो हम लोगों का नुकसान होगा। तो अगर आप बम्बई में शिवसेना के साथ रह सकते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो खामोशी से वो बात सुने हैं, जवाब कुछ नहीं दिए हैं। तो हम चाहते हैं अगर डायरेक्टली नहीं कर पाते तो ठीक है, छोड़ दीजिए उस जगह, उसको छोड़ दीजिए, वो अपना हिसाब से लड़े। अगर हम आपस में वोट का बंटवारा करें इसमें, तो जिसको हम बोल रहे हैं जो बीजेपी को रोकना है, TMC को, उसी का तो फायदा हो जाएगा। फुरफुरा शरीफ का दावा यह है कि करीब 80 सीटों पर ऐसी असेंबली की सीटें जिन पर उसका असर है, लेकिन ये सारी सीटें मुस्लिम बहुल सीट हैं, मुस्लिम डोमिनेंस की सीटें हैं। यहाँ जीत हार का फैसला मुस्लिम वोटों से होता है। इसीलिए पीरजादा अब्बास बार्गेनिंग कर रहे हैं फुरफुरा शरीफ के नाम पर। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह कि मुस्लिम वोटर्स की राय साफ साफ दिख रही है। वो उसी को वोट देंगे जो बीजेपी को हराने की स्थिति में होगा। मुस्लिम वोटों का फैसला उम्मीदवार की पोजीशन को देखकर होगा। अगर लेफ्ट का उम्मीदवार बीजेपी को हराने की हालत में होगा तो उसे वोट मिल जाएगा। अगर ममता बनर्जी का उम्मीदवार ज्यादा मजबूत होगा तो उसे जिताएंगे। आज हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने हुगली के लोगों से बात की और उनकी बात सुनकर लगा कि मुस्लिम वोटर्स का भरोसा लेफ्ट और कांग्रेस की बजाय आज भी ममता बनर्जी पर ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और CPM और जितने भी शासक दल आया है वो मुस्लिम के लेकर फुटबॉल खेल रहा है। तृणमूल कांग्रेस 10 साल आया है, लेकिन 63 साल कांग्रेस और CPM था। जब वो लोग फुटबॉल खेला है तो अब्बास सिद्दीकी भाईजान उसको क्यों गोद में बिठा के अलायंस कर रहे हैं? इतना खून खराबी हुआ है, हम लोग तो देखा है CPM का अमल में हुआ है। किसानों के लिए मोदी जी ने भी बहुत कुछ किया है। लगता नहीं है, लगता नहीं। देखना है ना दिल्ली में क्या हो रहा है। अगर किसान के बारे में कुछ करता ना तो दिल्ली में तो इतना नहीं, मोदी जी यहाँ नहीं है, यहाँ तो ममता जी है और अब्बास जी है। रोड खराब, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो ये लगता नहीं है कि कहाँ ममता ने कुछ किया। लेकिन अगर रोड तो नया बन रहा है ना, रोड तो नया शुरू किया, नया रोड तो बन रहा है, ये सब माल मटेरियल सब रोड का ही तो है। लेकिन मैं देख रहा हूँ रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ममता दीदी ने यहाँ बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए उनका ही ज्यादा सपोर्ट है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि मोदी जी भी यहाँ पर आ रहे हैं। तमाम योजनाओं के लिए उन्होंने कहा है, कौशल विकास योजना, रोजगार के लिए योजना, इस तरह की योजनाओं के लिए कहा है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अभी वो कह ही रहे ना, अभी तो कुछ दिखाया तो है ही नहीं कुछ। तो यहाँ का फुरफुरा शरीफ का आम इंसान क्या सोच रहा है? आम इंसान तो यहाँ भाईजान को ही चाहते हैं, ममता जी तो है ही है। प्रेसिडेंट में जो हम लोग के लिए काम करे, हम लोग को कम से कम जॉब दे, रोजगार दे, हम उसी के साथ जाएंगे। बट अभी तक यहाँ पे जो रोजगार और स्टेट के अलावा जो यहाँ पे हो रहा है वो कहीं पे नहीं हुआ है। जो 11 साल में हम लोग जो रेवोल्यूशन यहाँ हुआ है, जॉब मिला है। आप अदर स्टेट्स में जाइए, यहाँ के जो पंचायत एरियाज हैं वो इतना डेवलप नहीं है जिस तरह से वेस्ट बंगाल के पंचायत यहाँ डेवलप्ड है। आप देख लीजिए
देखिए हर जगह पे, यहाँ के आप पंचायतों में जाइए, इलाका में सर्वे कीजिए, रोड रहे सब कुछ देखिए, यहाँ में जो डेवलप हुआ है और स्टेटों के हिसाब से यहाँ 70-85 वहाँ के हिसाब से डेवलप हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी भी बंगाल में अपनी ज़मीन तलाशने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनका जोर भी मुस्लिम वोटर्स पर है। ओवैसी ने 2 हफ्ते पहले फुरफरा शरीफ के पीरजादा अब्बास से मुलाकात की थी, मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब पीरजादा लेफ्ट और कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं और कांग्रेस ओवैसी से दूरी बनाए रखना चाहती है। इसलिए ओवैसी ने आज कहा कि उन्हें यकीन है पीरजादा अब्बास अपने वादे से मुकरेंगे नहीं और AIMIM के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। अब्बास सिद्दीकी साहब, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं और करता रहूंगा, वो हैदराबाद को आए थे, अपने भाई नौशाद के साथ मेरे से मुलाकात किए। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब पीरजादा हैं एक बड़ी दरसगाह के फुरफुरा शरीफ के। फिर मैं जाकर फुरफुरा शरीफ में वहाँ पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब से, उनके भाई नौशाद साहब से मिला हूँ। वो बड़ी मोहब्बत से मुझसे पेश आए। मेरा जो बातचीत हुई वो अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ हुई है। अब अब्बास सिद्दीकी साहब के भाई जो पार्टी के चेयरमैन हैं, उनकी पार्टी क्या फैसला लेगी ये मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता। मेरी इज्जत जो अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ है वो बराबर रहेगी। और उन्होंने कल एक स्टेटमेंट भी दिया है कि उनकी जो रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो MIM पार्टी का सपोर्ट करेगी। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब ये बोले हैं कि MIM पार्टी का वो सपोर्ट करेंगे, वो उनके लोगों को भी बोलेंगे, वो ऑन रिकॉर्ड उस बात को कहे हैं। अब आगे क्या होता है तो ठहरिए देखिए क्या होता है, देखते हैं। कुल मिलाकर ये पूरी तकरार मुस्लिम वोटों के लिए है। पश्चिम बंगाल में 28 से 30% तक मुस्लिम वोटर्स हैं और मुस्लिम वोटर्स ने अब तक एक मुश्त ममता बनर्जी के पक्ष में वोट दिया है और ममता बनर्जी ने भी इन वोटर्स को संभाल कर रखा है। कभी ममता के दुआ मांगते हुए पोस्टर दिखाई दिए, कभी ममता ने दुर्गा विसर्जन के मुकाबले ताजियों को तरजीह दी। ऐसी सिंबॉलिक चीजों के अलावा उन्होंने इमामों की तनख्वाह बढ़ाई, मुस्लिम समाज के लिए विशेष सुविधाएं दी। लेकिन जब बीजेपी ने इन्हीं बातों को इशू बनाया, ममता पर मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप लगाया, तुष्टीकरण की बात कही, तो ममता थोड़ी डिफेंसिव हो गई। अब CPM और कांग्रेस को इस डिफेंसिव होने में मौका दिखाई दे रहा है, पर अब तक का इंप्रेशन यही है कि मुस्लिम वोट ममता के साथ ही जाएगा। वो भी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सिर्फ ममता ही चुनौती दे सकती है। लेफ्ट पार्टीज बंगाल में अपना पुराना वैभव वापस पाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही हैं। ममता बनर्जी की कोशिश है कि उनका किला बचा रहे और बीजेपी का टारगेट है कि ममता के किले को फतह किया जाए। बंगाल में अपनी सरकार बनाना सब अपनी अपनी तरह से कोशिश तो कर ही रहे हैं और आज से ये काम बहुत तेजी से शुरू हुआ है। ममता इलेक्शन कमीशन को कोस रही है, लेफ्ट मुस्लिम वोट बैंक पाने की जुगत में लगा है और बीजेपी ने अपने बड़े बड़े नेताओं को बंगाल के मैदान में उतार दिया है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल में थे, टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी बंगाल की सड़कों पर थी, कैलाश विजयवर्गीय तो परमानेंटली बंगाल में ही रहते हैं। बीजेपी हाई प्रोफाइल नेताओं की कारपेट बॉम्बिंग कर रही है। राजनाथ सिंह आज बालूर घाट में थे। उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में कहा, बंगाल की जनता को वामपंथियों से पूछना चाहिए कि उन्होंने 34 साल अपने राज में बंगाल का विकास क्यों नहीं किया। बंगाल की जनता को ममता दीदी से पूछना चाहिए कि वो 10 साल तक क्या करती रही। मैं अपनी बंगाल की दीदी से पूछना चाहता हूं, दीदी आपकी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लग रहे हैं? बंगाल की जनता आपसे इस सवाल का जवाब चाहती है। बहनों भाइयों, टीएमसी की सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं। विकास का जहां तक सवाल है, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, 34 साल लगातार कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही है, क्या बंगाल में विकास किया है? 10 वर्षों से यहां पर टीएमसी की सरकार है, क्या विकास हुआ है यहां पर?
मैं यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं बहनों भाइयों, और मेरी बातों पर आपको भरोसा न हो, यकीन न हो, तो जिन राज्यों में हमारी सरकारें हैं वहां जाकर आप देख लीजिए। 5 वर्षों में हम बंगाल की तकदीर को बदल देंगे बहनों भाइयों, तस्वीर को बदल देंगे, हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं। सरकार चलाने की कला यदि किसी के पास है तो वह भारतीय जनता पार्टी के पास है। और इसके बाद राजनाथ सिंह ने बताया कि बीजेपी ने क्या क्या किया है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश की जनता के लिए कौन कौन से काम किए हैं जिनका फायदा बंगाल के लोगों को नहीं मिल पाया। राजनाथ सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल के लोगों के विकास के रास्ते में रोड़ा बन गई हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाते खोलने का काम किसने किया है, क्यों किया है, क्यों किया है? यह मोदी जी ने खाते क्यों खुलवाए? अब पता नहीं यहां की दीदी ने खाते खोलने दिया कि नहीं दिया, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन खाते इसलिए खुलवाए जब हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हुआ करते थे, कहते थे क्या करें, प्रधानमंत्री तो हूं लेकिन हमारी मजबूरी है कि मैं दिल्ली से 100 पैसा भेजता हूं तो नीचे पहुंचते पहुंचते लोगों तक केवल 14 पैसा पहुंच पाता है। मोदी जी ने कहा कि हम मजबूर प्रधानमंत्री नहीं हैं, हम तो मजबूत प्रधानमंत्री हैं, 100 पैसा भेजेंगे और 100 पैसा नीचे। और इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, इसलिए यह खाते खोलेगा। बंद तो जाने दीजिए यहां की सरकार, उसके बाद देखना मेरे बहनों, इस खाता जो खुला है आपका, उस खाते का करिश्मा क्या। आप सोए होंगे, रात को सोए होंगे और दिल्ली से पैसा चलेगा और आपके खाते में पहुंच जाएगा। जब 10 बजे जाएंगे बैंक में तो वह पैसा आपको दिखाई देगा। बीजेपी की खास बात यह है कि वो चुनाव की तैयारी बहुत पहले से करती है। पिछली बार पश्चिम बंगाल में असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी, लेकिन तभी से इस बार होने वाले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। ममता की पार्टी के कई ताकतवर नेताओं को अपने साथ मिलाया, पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान का इशू बनाया, और जब लोकसभा चुनाव में 18 सीटें मिली तो बीजेपी को लगा कि पश्चिम बंगाल जीता जा सकता है। ममता बनर्जी ये मानती रही कि लोकसभा चुनाव में मोदी के नाम पर वोट पड़ा है, असेंबली इलेक्शन में एक बार फिर उनके नाम पर ही वोट मिलेंगे, लोग ममता को वोट देंगे। लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, खासतौर पर शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग टीएमसी छोड़ने लगे, बीजेपी में शामिल होने लगे, तो ममता को लगा कि कुछ गड़बड़ तो है, और बीजेपी को लगा कि अब की बार 200 पार संभव है। अब बीजेपी इसी उत्साह के साथ चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत यह रही है कि वो एग्रेसिव कैंपेनर है, लेकिन इस बार उल्टा है, बीजेपी के नेता एग्रेसिव हैं और ममता डिफेंसिव पर। बीजेपी सवाल पूछ रही है और ममता बनर्जी जवाब दे रही है, और इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। बंगाल के बिल्कुल पड़ोस में असम है, यहां भी चुनाव होने हैं। असम में 3 फेज में वोटिंग होगी। पहले राउंड में 47 सीटों पर 27 मार्च को वोट डाले जाएंगे। दूसरे राउंड के लिए 1 अप्रैल को 39 सीटों पर वोटिंग होगी, और तीसरे और आखिरी राउंड का मतदान 6 अप्रैल को होगा। तीसरे राउंड में 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। असम में बीजेपी की सरकार है। 2016 में पहली बार बीजेपी ने 60 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, जबकि बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल असम गण परिषद को 14 सीटें और बीपीएफ को 12 सीटें मिली थी। कांग्रेस अकेले चुनाव के मैदान में उतरी थी। कांग्रेस को सिर्फ 26 सीटें मिल पाई थी। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ ने 14 सीटें जीती थी। इस बार बड़ा बदलाव यह है कि सारे विरोधी बीजेपी को हराने के लिए एक हो गए हैं। कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ, लेफ्ट और कुछ छोटे दलों के साथ मिलकर एक बड़ा अलायंस तैयार किया है, जबकि असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इलेक्शन शेड्यूल का अलायंस होने के बाद बीजेपी ने दावा किया कि विरोधियों की एकता भी काम नहीं आएगी, क्योंकि जनता का गठबंधन बीजेपी के साथ है।
बीजेपी प्लस 100+, वो लक्ष्य हम लोग पहुंच सकेंगे, ये हम लोग का विश्वास है। एक बहुत बड़ा टीम है और 42 लाख हम लोग का रजिस्टर्ड मेंबर है, तो 2 करोड़ जैसा पोलिंग होगा यहाँ पे, 2 करोड़ वोटर से उसमें से 1.5 करोड़ जैसा पोलिंग होगा। और हम लोग अगर एक मेंबर एक भी वोट लाता है तो मोटा मोटी 84 लाख वोट हो जाता है अपना पक्ष में। तो इसलिए आप लोग का वोटिंग परसेंटेज इस बार 51 से ज़्यादा रहेगा और हम लोग का जो लक्ष्य है बीजेपी प्लस 100+, उसमें हम लोग पहुंच सकते हैं। पिछले इलेक्शन में असम में बीजेपी की जीत कांग्रेस, लेफ्ट और दूसरी पार्टियों के लिए चौंकाने वाली थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी का ही ऐलान किया। उन्होंने कहा था अब नॉर्थ ईस्ट के राज्य दिल्ली से दूर नहीं होंगे। हर महीने नॉर्थ ईस्ट का दौरा करने की एक मंत्री की ड्यूटी लगाई थी और इसका असर हुआ। लेकिन यह भी सही है कि इस बार बीजेपी के लिए चैलेंज पड़ा है। काम हुआ है, लेकिन विरोधी दलों ने असम में एनआरसी और सीए को बड़ा मुद्दा बनाया है। क्योंकि असम में मुस्लिम वोटर्स की संख्या अधिक है और कांग्रेस हो या बदरुद्दीन अजमल की पार्टी हो, लेफ्ट फ्रंट हो, ये सब इसीलिए एक मंच पर आए हैं कि एंटी बीजेपी वोटों का बंटवारा ना हो। इसीलिए मैंने कहा कि इस बार बीजेपी की राह असम में आसान नहीं होगी। लेकिन मजे की बात यह कि जो लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस बंगाल और असम में मिलकर लड़ रहे हैं, वो केरल में एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं। केरल विधानसभा की 140 सीटों पर 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। केरल में सीधी फाइट लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस की लीडरशिप वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच है। सरकार लेफ्ट फ्रंट की है, कांग्रेस विपक्ष में है और लेफ्ट फ्रंट तो सत्ता छीनने की कोशिश कर रहा है। माफ कीजिएगा, लेफ्ट फ्रंट से सत्ता छीनने की कोशिश की जा रही है। बंगाल में जो कांग्रेस लेफ्ट का गुणगान कर रही है, उसी कांग्रेस के नेता केरल में लेफ्ट फ्रंट को जनता का दुश्मन और सबसे भ्रष्ट पार्टी बताते रहे। We are ready for the election and the UDF is very confident about the elections. The people of Kerala are waiting to vote out the government which is corrupt and which is having anti-people policies all through for the last 5 years. After the Panchayat election, party machinery has been geared up by the KPCC and the UDF has been geared up in all the levels. So we are confident that we will be coming with a thumping majority in the coming assembly elections. लेफ्ट फ्रंट के नेताओं से यही सवाल पूछा जा रहा है कि केरल में कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे, कांग्रेस को जन विरोधी बताएंगे, भ्रष्ट बताएंगे, तो बंगाल में कांग्रेस की तारीफ कैसे करेंगे? ये कैसी सियासत है? ये सवाल आज सीताराम येचुरी से पूछा गया। उन्होंने क्या जवाब दिया, ये भी आपको सुनवा देता हूं। जो मकसद है बीजेपी को दरकिनार करना, कौन से राज्य में किस तरीके से वो संभव है, उसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। वो निर्णय ले रहे हैं और लोग स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं, उसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। दोनों जगह पर बीजेपी की बढ़ती नहीं होगी, उसके ऊपर अंकुश लगेगा और केरल के अंदर फिर से वामपंथी सरकार आएगी। पश्चिम बंगाल में ये वामपंथी जनवादी धर्मनिरपेक्ष विकल्प का वो जो है वो आगे कदम बढ़ेगा। केरल के लोग सियासी तौर पर बहुत मैच्योर हैं, पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं। देश में सबसे ज्यादा लिटरेसी केरल में है। इसका असर केरल की सियासत पर दिखता है। केरल देश का अकेला ऐसा राज्य है जिसमें 1980 के बाद से हर 5 साल में सत्ता बदलती रही है। बड़ी बात यह है कि केरल में लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस का सीधा मुकाबला होता है, क्योंकि अब तक वहां बीजेपी का कोई बड़ा बेस नहीं है। पिछले चुनाव में पहली बार बीजेपी को 1 सीट मिली, उसने खाता खोला था। इस बार बीजेपी ने केरल में मेहनत तो बहुत की है, बेस भी बनाया है, लेकिन कोई बड़ा उलटफेर हो इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उलटफेर की उम्मीद तमिलनाडु में हो सकती है, क्योंकि इस बार तमिलनाडु का इलेक्शन एक अलग तरह का इलेक्शन है। केरल की तरह तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक ही दिन 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। तमिलनाडु की सियासत में 50 साल के बाद ये पहला मौका होगा जब करुणानिधि और जयललिता के बगैर चुनाव होगा। डीएमके की कमान स्टालिन के हाथ में है
और एआईएडीएमके का नेतृत्व चीफ मिनिस्टर ईके पलानीस्वामी और ओ पन्नीरसेल्वम कर रहे हैं। तमिलनाडु में डीएमके ने कांग्रेस के साथ अलायंस किया है और बीजेपी ने एआईएडीएमके के साथ। 2016 के चुनाव में एआईएडीएमके ने शानदार जीत दर्ज की थी, सत्ता में वापसी थी। जयललिता उस समय लीडर थी। उनके नेतृत्व में एआईएडीएमके ने 136 सीटें जीती थी और डीएमके सिर्फ 89 सीटें जीत पाई थी। कांग्रेस को 8 और आईयूएमएल को 1 सीट मिली थी। जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें असम को छोड़कर कहीं भी बीजेपी पावर में नहीं है। पश्चिम बंगाल में उसे 3 सीटें मिली थी, केरल में बड़ी मुश्किल से 1, तो भी बीजेपी ने इन स्टेट्स में भी पूरी ताकत लगाई हुई है। पुडुचेरी जैसे स्टेट में आखिरी मिनट में सरकार गिरा दी। मोदी ने वहां जाकर पब्लिक मीटिंग की और लोगों को लगने लगा कि पुडुचेरी इस बार बीजेपी के हाथ में जा सकती है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ अलायंस किया। केरल में भी आरएसएस की मदद से पार्टी को खड़ा करने की कोशिश है। बंगाल के बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं कि कैसे ममता बनर्जी को डिफेंसिव पर डाल दिया है। नरेंद्र मोदी की यही खासियत है कि वो बीजेपी को हर जगह देखना चाहते हैं। एक इलेक्शन खत्म होता है वो दूसरे में जुट जाते हैं। मोदी की इसी रणनीति से ममता परेशान है, कांग्रेस परेशान है और कम्युनिस्ट भी परेशान है। आज की एक और बड़ी खबर है, मुकेश अंबानी के घर के पास जो जिलेटिन स्टिक मिली थी उसकी कार के मालिक का पता चल गया है। कार में जो चिट्ठी लिखी थी, धमकी भरी चिट्ठी, उसकी डिटेल सामने आई है। पुलिस ने इस पर क्या एक्शन लिया, इसकी कुछ डिटेल्स मेरे पास में है। सबसे बड़े उद्योगपति रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के घर के पास मिली लावारिस गाड़ी के केस में जो जानकारी आज सामने आई है वो चौंकाने वाली है। जो सबूत मिले हैं वो हैरान करने वाले हैं। इनसे साफ हो गया कि मुकेश अंबानी के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई थी। लगातार उन पर नजर रखी गई थी, उनकी मूवमेंट्स की रैकी की गई थी और उसके बाद ही मुकेश अंबानी के घर के पास गाड़ी में जिलेटिन की छड़ें रखकर छोड़ी गई थी। पुलिस ने आज उस गाड़ी के मालिक का पता लगाया जो मुकेश अंबानी के घर के पास खड़ी मिली गाड़ी थी। पता चला कि इस गाड़ी को 17 फरवरी को चुराया गया था। गाड़ी में जिलेटिन की जो रॉड्स मिली हैं वो नागपुर की एक कंपनी की बनी हुई है। इंडिया टीवी के संवाददाता ने इस कंपनी के मालिक को भी ढूंढ निकाला, उनसे बात की। पुलिस का दावा है कि जितने भी लोगों ने मिलकर यह साजिश की उनका मकसद विस्फोट करना नहीं था, धमकाना था, डराना था। क्योंकि पुलिस को कार के अंदर से जो बैग मिला है, बैग पर मुंबई इंडियंस लिखा था और इस बैग के अंदर एक लेटर मिला। इस लेटर में नीता अंबानी और मुकेश अंबानी को एड्रेस करके लिखा गया, ये तो सिर्फ एक झलक है, अगली बार पूरा सामान कनेक्ट होकर आएगा, ओरिजिनल गाड़ी में आएगा, तुम्हारी पूरी फैमिली को उड़ाने का इंतजाम हो गया है, समझ जाना। पुलिस इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश में लगी हुई है। फॉरेंसिक सबूतों की जांच की जा रही है। इंडिया टीवी के कैमरे पर एक्सक्लूसिव वो तस्वीरें, यही वो स्कॉर्पियो कार है और इसी कार में विस्फोटक एक बैग में भरा हुआ मिला था जिसमें जिलेटिन की छड़ें बरामद की गई है। ये कार संदिग्ध अवस्था में मुकेश अंबानी के पेडा रोड स्थित एंटीलिया घर के बाहर मौजूद था और उसके बाद में उसे कुछ लोगों ने देखा, जिसके बाद मुंबई पुलिस को सूचित किया। मुंबई पुलिस ने आकर इस कार को अपने कब्जे में लिया और जब कार की तलाशी ली, डॉग स्क्वाड के साथ पहुंचे थे, क्यूआरटी की टीम पहुंची थी, क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी और उन्होंने जब इस कार की तलाशी ली तो कार के अंदर से विस्फोटक मिला और साथ ही साथ में एक लेटर भी मिला था जिसमें साफ तौर पर एक थ्रेट जो है मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को जो है लिखा हुआ था कि ये तो अभी शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है, और एक धमकी कहीं ना कहीं देने की कोशिश की गई थी। आप देखिए यही वो कार है जो इस वक्त मुंबई के एलोगेट पुलिस स्टेशन के प्रीमाइसेस में मौजूद है। आप देखिए कार का चेसिस नंबर का फोटो आया हुआ है और कार का
इंजन खोला हुआ है। यही उस कार का इंजन खोलकर सुरक्षा जो एजेंसियां हैं उन्होंने उसकी फोटोज निकाली थी, चेसिस नंबर चेक किया था और उसी के आधार पर कार के मालिक की पहचान हुई थी और कार के मालिक को भी क्राइम ब्रांच ने बुलाया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस कार को लेकर जिस तरह से जानकारी सामने आई थी वो बेहद चौंकाने वाली थी, क्योंकि कार चोरी की थी और उसके अंदर जो है विस्फोटक मिला था। कार में एक जो है बैग भी मिला था जो मुंबई इंडियंस उस पर लिखा हुआ था। अब इस केस से जुड़ी दो और बड़ी बातें मैं आपको बताता हूं। एक तो हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने बताया कि इस कार के मालिक का नाम मनसुख हिरन है, वो ठाणे का रहने वाला है, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स का बिजनेस करता है। मनसुख का कहना है कि 17 फरवरी को जब वो विक्रोली हाईवे से मुंबई की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में उनकी कार खराब हो गई। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने कार को वहीं छोड़ दिया और एक कैब पकड़कर चले गए। लेकिन अगले दिन जब अपनी कार को लेने पहुंचे तो कार वहां से गायब थी। मनसुख हिरन का कहना है कि उन्होंने विक्रोली पुलिस स्टेशन में कार चोरी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। आज मुंबई पुलिस ने मनसुख हिरन से पूछताछ की है। इस सब के बीच मुंबई पुलिस को गाड़ी का एक और सीसीटीवी फुटेज मिला है। पुलिस का कहना है कि जिलेटिन वाली कार 10 मिनट के लिए हाजी अली जंक्शन पर रुकी थी। वीडियो बुधवार और गुरुवार की जो रात है उसका है। पुलिस के मुताबिक स्कॉर्पियो कार हाजी अली जंक्शन पर रात 12:20 पर मौजूद थी। वहां 10 मिनट रुकी और इसके बाद मुकेश अंबानी के घर एंटेले की तरफ रवाना हुई। पुलिस का अंदाजा है कि कार चोर होने के बाद से ही मुकेश अंबानी और उनके सिक्योरिटी कॉन्वॉय की लगातार रैकी की जा रही थी। इसलिए एक नहीं 4 अलग अलग तरह के नंबर प्लेट इस कार से बरामद हुए और ये चारों नंबर मुकेश अंबानी के काफिले में चलने वाली गाड़ियों के नंबरों से मिलते जुलते हैं। हालांकि आज जब इस कार के मालिक मनसुख हिरन पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने यही कहा कि गाड़ी चोरी हो गई थी, लेकिन अगले दिन पुलिस कंप्लेंट लिखा दी। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानते। 17 तारीख को शाम को मैंने गाड़ी वहाँ पे लगाई है, उसके बाद चोरी हुई है। अभी मुझे 18 तारीख को पता चला। तो हाईवे पे एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन पर आपकी गाड़ी खराब हुई थी, क्या हुआ था? खराब नहीं हुई थी, गाड़ी चालू थी, स्टीयरिंग उसका जाम हुआ था खाली। आपने उस समय पे मैकेनिक को बोल के वहाँ से गाड़ी क्यों नहीं हटवाई और जब गाड़ी लापता हो गई? मुझे बॉम्बे जल्दी आना था और लेट हो गया था, 7 बज गए थे, तो अर्जेंट आना था मेरे को, इसके लिए मैं वहीं पार करके कहाँ कंप्लेंट किया था? दूसरे दिन आपने कहाँ कंप्लेंट रजिस्टर कराई? पुलिस ने क्या? विक्रोली पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे कंप्लेंट। पहले सब ढूंढा 3 घंटा तक, उसके बाद में वहाँ पे कंप्लेंट। आप क्या करते हैं? आपका क्या नाम है? क्या ऑटोमोबाइल एसएसएच का काम है। विक्रोली से मुंबई आ रहे थे, तब आपने गाड़ी कितने बजे वहाँ से पार की थी और रात आपको कितने बजे पता चला कि गाड़ी लापता हो गई है? और दूसरी एक व्यवस्था अपने पास है मुंबई पुलिस के पास कि मैंने रात लेके जा सकते। हाँ, वो सब जगह चेक किया हमने, सब टोचन में वगैरह सब जगह चेक किया हमने। गाड़ी चोरी की थी, पुलिस को धमकी भरा लेटर भी मिला है, नंबर प्लेट्स मिली हैं, लेकिन सवाल है कि कार में बारूद कहां से आया। जब इसकी जांच की तो पता चला कि जिलेटिन की स्टिक्स नागपुर की एक सोलर कंपनी में बनी थी। हमारे संवाददाता योगेंद्र तिवारी उस कंपनी तक पहुंचे और उसके मैनेजमेंट से बात की। कंपनी ने इस बात को तो कंफर्म किया कि जिलेटिन स्टिक्स उनके यहां ही मैन्युफैक्चर की गई हैं और उसके पास उन लोगों का रिकॉर्ड भी है जिन्होंने इसकी खरीद की है। कंपनी की तरफ से बताया गया कि डिमांड के मुताबिक कई बार ऑनलाइन डीलर्स को भी माल सप्लाई किया जाता है, लेकिन इसका पूरा डेटा पुलिस अथॉरिटी और एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट के पास रहता है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि हर बॉक्स के ऊपर बारकोड होता है, उससे खरीदने वाले का पता चल सकता है, लेकिन अगर बॉक्स तोड़कर उसमें से जिलेटिन निकाली गई, लूज जिलेटिन स्टिक्स होंगी, तो फिर बताना मुश्किल हो जाएगा कि किस डीलर के पास भेजा गया। मैंने भी जो अभी पता हुआ वो हमारी कंपनी का है, उसमें कार्टेजेस के ऊपर नाम है, तो इसीलिए उसमें कोई वो है नहीं। जो एक्सप्लोजिव बेचते हैं वो जो डाटा है उसमें पर केस में 25 kg का एक बॉक्स रहता है। तो अब उस बॉक्स के अंदर बॉक्स के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट, बार कोडिंग, शिप नंबर, वो पूरा का पूरा रहता है। लेकिन जो कार्टेजेज है उसके अंदर बार कोड या स्पेसिफिकेशन इस टाइप का उसके अंदर डिटेल नहीं है। हमारा जो
बक्से तक हमारा पता हो सकता है, इमीडिएटली वी कैन फाइंड आउट कि भाई कौन सा बक्सा किसको गया है। पर वो कार्टेजेस के अंदर चूंकि बारकोड और वो नहीं है, तो ये पता होना मुश्किल है कि वो किस केस का था, किस बक्से का था। तो वो जब तक बक्से का पता नहीं होता, जब तक उस कार्टेजेस का पता नहीं हो सकता। हमसे तो जो डिटेल मांगेंगे कि भाई आपने किस किस को इस महीने में कब माल भेजा, पिछले महीने में कब भेजा, आज किसको डिस्पैच किया, तो वो डिटेल हम विद इन मिनट्स अवेलेबल करा देंगे। इस घटना की जैसे जैसे डिटेल्स सामने आ जा रही हैं, एक बड़े खतरे की तरफ, एक बड़ी साजिश तरफ इशारा करती है। मुकेश अंबानी की कई गाड़ियों की रेकी की गई, उनकी तरह के नंबर प्लेट्स बनाए गए। जो गाड़ी मुकेश के घर के बाहर खड़ी मिली, उस वक्त एक दूसरी मर्सिडीज गाड़ी भी सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दी। सीसीटीवी में यह भी दिखाई दिया कि एंटेलिया के पास गाड़ी छोड़ने वाला शख्स 1 घंटे तक गाड़ी के भीतर बैठा रहा और फिर उसने पीछे के गेट से गाड़ी से निकलने की कोशिश की। इसका मतलब है इस शख्स को मालूम था वहां सीसीटीवी है, उसका चेहरा कैमरे में आ सकता है। दूसरी बात, घर के पास जिलेटिन की स्टिक और उस गाड़ी में मुकेश अंबानी के काफिले की गाड़ियों के नंबर प्लेट मिलने का मतलब तो यह है कि उनके काफिले में घुसकर विस्फोट करने की प्लानिंग थी। ये कोई छोटी बात नहीं है और ये काम 1-2 लोगों का नहीं है। मुझे लगता है इसके पीछे एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और पुलिस को इसकी तह तक पहुंचना चाहिए। मुकेश अंबानी न सिर्फ हमारे देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बल्कि दुनिया के टॉप बिजनेसमैन में उनकी गिनती होती है। आज ही एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन की लिस्ट में उनका नाम टॉप पर आया है, इसलिए उनकी सुरक्षा जरूरी है। पुलिस को मुकेश अंबानी की सुरक्षा व्यवस्था को एक बार फिर से रिव्यू करना चाहिए और जो भी लूपहोल्स हैं उनको दूर करना चाहिए। आज दिल दुखाने वाली कुछ तस्वीरें फरीदाबाद से आई। फरीदाबाद में एक गाय के पेट से 70 किलो प्लास्टिक और पॉलीथीन निकला। लोहा, इस तरह का ना गलने वाला कूड़ा कितना नुकसान पहुंचा सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है और बेजुबान जानवरों पर ही कितना भारी पड़ता है, इसकी तस्वीरें आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक गाय के पेट से 70 किलो पॉलीथीन, पिन, कांच और नट बोल्ट जैसी चीजें मिली। दरअसल फरीदाबाद में एक कार ने गाय को टक्कर मार दी, उसे इलाज के लिए गुड़गांव लाया गया तो वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। एक्सरे किया तो डॉक्टर्स हैरान रह गए, गाय के पेट में पॉलीथीन, प्लास्टिक के साथ साथ लोहे के नट बोल्ट, सर्जिकल नीडल्स और सीजर्स दिखाई दी। ऑपरेशन के बाद ये सारी चीजें उसके पेट से निकाल ली गई, लेकिन अब तक ये कोई गारंटी नहीं कि गाय जिंदा रह पाएगी या नहीं। ये तस्वीरें दुख देने वाली हैं, सीख देने वाली हैं। ये दर्द सिर्फ एक गाय का नहीं है। जगह जगह पॉलीथीन खाने से, कांच खाने से, सड़क पर पड़ा लोहा खाने से, कीले खाने से हजारों गायों की मौत होती है। गाय की इतनी दर्दनाक मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? हम सब लोग जिम्मेदार हैं। हम सब जो पॉलीथीन और प्लास्टिक के कचरे को खुले में फेंक देते हैं। मुझे लगता है गाय को सिर्फ माता कहने से, सिर्फ गाय की पूजा करने से काम नहीं चलेगा। अगर सड़क पर पॉलीथीन नहीं फेंकेंगे, प्लास्टिक नहीं फेंकेंगे, ऐसा सारा कूड़ा जो आसानी से गलता नहीं है खुले में नहीं फेंकेंगे, तो ये पर्यावरण की सेवा होगी और गौ सेवा होगी। अगर ये करेंगे तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा।